अगर मुझे पता लग जाए कि मेरी ब्रेन की पावर ये है, मेरी पावर है कि मुझे लोगों से बात करने में बड़ा मजा आता है। मुझे बहुत मजा आता है जब लोग मुझसे काउंसलिंग लेते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है जब लोग मेरे बारे में बात करते हैं। अगर मुझे नेचर पता लग गया तो मैं अगर उसी फील्ड में अपनी तैयारी कर लूँ तो क्या मेरे लिए वो काम रहेगा? मेरे लिए वो मजा रहेगा। अब True. काम वो होता है जिसमें मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आता, मजा वो होता है रेजिस्टेंस होता है। जिसका रेजिस्टेंस नहीं है। हम फिंगर टिप पढ़ते हैं, हम ब्रेन मैपिंग टेस्ट करते हैं, जिसमें मैं आपसे एक भी सवाल नहीं पूछूंगा, फिंगर टिप देखूंगा और ये बताऊंगा ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है एज पर न्यूरोसाइंस, जिससे ये पता लगता है कि ये स्ट्रक्चर है। तो मैंने आपको जज नहीं किया और आप मेरे सवालों पे डिपेंडेंट नहीं। 26 पन्ने की रिपोर्ट निकलती है, फिर उसके बेस पर आपको गाइडेंस मिलती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या मतलब सारी चीज़ें एक जन में नहीं हो सकती, उसे वो सारी चीज़ें अपने सराउंडिंग के लोगों से, पार्टनर से, फैमिली से लेनी पड़ेंगी। तभी कहते हैं कि आप अकेले भाग सकते हो। यस। लंबा चलना है तो आपको साथ चाहिए। अभी अपने ब्रेन को और पावरफुल कैसे बना सकते हैं? मुझे लगता है कि पावरफुल बनाने के लिए ना बहुत सारे तरीके हैं। अगर सिर्फ इतना सा भी हम कर लेते हैं कि हम अपनी सेंसेस को पावरफुल बना लें, गट को अगर इंप्रूव करना है और इंट्यूशन पावर को इंप्रूव करना है, तो द टेक्निक इज कॉल्ड 5 4 3 2 1। आपके जितने भी तरह के प्रॉब्लम है, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो। सेंसरी ऑर्गन्स को अगर आपने स्टिमुलेट कर लिया तो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। थर्ड आई मतलब आपकी इंट्यूटिव पावर और गट फीलिंग। एक एक इंच अगर आपको यूज करना है ब्रेन का, तो वो माइंड मैपिंग से पता लग जाता है, ब्रेन मैपिंग से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं हर बार नए नए जेम्स। और आज ऐसे ही एक और जेम हम लेके आए हैं आपके लिए, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज हम उनसे बात करने वाले हैं माइंड मैपिंग और ब्रेन मैपिंग के बारे में। कैसे इसको समझ के कोई भी इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है और ज़िंदगी में जो चाहे वो अचीव किया जा सकता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड करता है और वो जो व्यक्ति हैं वो बहुत समय से इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं और इससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदल रहे हैं। वो एक ब्रेन मैपिंग कोच हैं, माइंड कोच हैं, पीक परफॉर्मेंस कोच हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर विकास नगरू सर इन फ्रंट ऑफ यू। सो स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत। थैंक यू एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड टू हैव यू ऑन जेम्स टॉक। सेम हियर। बहुत नाम सुना है, मिला भी हूँ, ऑफलाइन भी मिला हूँ। बहुत मतलब बहुत लोग तारीफ करते हैं और मैं भी चाह रहा था यहाँ पे आना। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू, इनवाइटिंग मी। इट्स प्लेजर इंडीड सर। तो जैसा कि हम जानते हैं दैट यू आर अ ब्रेन एंड माइंड मैपिंग कोच, तो जानना चाहते हैं कि माइंड मैपिंग और ब्रेन मैपिंग होती क्या है? मैं जब क्लास 10th में था ना, तो क्लास 10th तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया मैंने। अच्छे मार्क्स आते थे, सब बढ़िया था, परफेक्ट था। 11th 12th में आके कुछ गड़बड़ हुआ, ठीक है ना। लोग बोलते हैं ध्यान भटक गया, वो एक एज ऐसी होती है। लेकिन एक्चुअली में एज ऐसी इसलिए होती है कि अगर आपने गलत सब्जेक्ट चूज किया, जो मैंने किया था, मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स ले लिया मैथ्स के साथ, तो जब मेरा मन नहीं लग रहा तो मेरा कहीं तो लगेगा। एग्जैक्टली। तो लेकिन मेरे साथ वाले दोस्त उतना ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, मेरा ही छोटा भाई उतना ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। सेम टीचर, सेम क्लास, सेम सब्जेक्ट, सेम बुक्स, मुझे समझ में आ रही हैं या मुझे नहीं आ रही हैं, किसी और को आ रही हैं, किसी को नहीं आ रही हैं। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता था, ऐसा क्या है कि मेरे इसमें क्यों नहीं जा रहा, भाई मेरे में कमी है। तो उससे आता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या उससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। व्हाट्सएवर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो आप अलग फील्ड में जाओगे, आप ऐसे दोस्त बनाओगे जिससे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बना रहे, आपका ईगो सेटिस्फाइड रहे कि हाँ मुझे कुछ आता है। अदरवाइज और आप डिप्रेसिव हो जाओगे। तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है सब्जेक्ट से कैसे होता है, लेकिन अगर आप डीप डाउन जाएंगे तो आज स्टूडेंट्स का तो यही इशू हो रहा है। तो वहाँ से एक हमें थॉट आया कि यार ऐसा कुछ तो है कि जो ब्रेन पे अलग अलग हर ब्रेन पे अलग अलग तरह से काम करता है। तो वहाँ जब आगे जर्नी चलती रही, तो ये क्लियर हो गया कि ब्रेन की पावर इन्फिनाइट है, ये सारी न्यूरो साइंस बोल रही है। Right. समस्या इस बात की है कि मुझसे एक चैप्टर याद नहीं हो रहा। तो वहाँ जब हमने और डीप डाउन गए तो पता लगा कि आप ब्रेन को समझ सकते हो, ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग अलग है, हर ब्रेन का तरीका अलग है सोचने का, समझने का, लर्न करने का। जैसे बोलते हैं कि 3 तरह से आपके ब्रेन में बात जाती है। या तो आप देखते हो, राइट, विजुअलाइज करते हो, जैसे अभी ऑडियंस हमें देख रही है, या आप सुनते हो। कुछ लोग होंगे जो स्पॉटिफाई पे आपकी इस पूरे पॉडकास्ट को सुनेंगे, राइट, और कुछ ऐसे होंगे जो फील करेंगे, नहीं यार मुझे तो इन पर्सन अगर सामने बैठे ना तो मजा आता है। तो 3 इनपुट एरिया सबके अलग अलग है। राइट। आपकी देखने की शक्ति तेज हो सकती है, मेरे सुनने की हो सकती है, ट्रू। या मेरे फील करने की। राइट। तो तीनों की जब अलग अलग है, सबकी अलग अलग है,
तो उसका प्रोसेसर भी अलग अलग है फिर। तो किसी को बात जल्दी समझ में आएगी, किसी को लेट समझ में आएगी, किसी को बार बार सुनने पे आएगी, किसी को 10 बार सुनने के बाद भी नहीं आएगी, और किसी को पहली बार में क्लिक कर जाएगी। वहां से आता है फिर आपको इनपुट मिला, आपने प्रोसेस किया, फिर क्या आपने एक्शन लिया उसके ऊपर। तो ये चीजें अगर समझना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड ब्रेन मैपिंग, दैट इज कॉल्ड माइंड मैपिंग, कि आपका इनपुट एरिया कैसा है, कितने स्ट्रेंथ के साथ लेके आप पैदा हुए हो, आपका प्रोसेसर कैसा है, और आप उसमें एक्शन लेने वाले कैसे हो। तो अगर ये पूरी चीज अगर मुझे पता लग जाए, जैसे आपका इतना सुंदर स्टूडियो है, राइट, मैं अभी पहले भी बोल रहा था, आपने एक एक इंच यूज किया है जी, कैसे यूज किया है, क्योंकि आपको इसकी स्ट्रेंथ पता है और ये मालूम है कि इसको कैसे डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है ना? तो वैसे ही हमारा काम है, हमें ब्रेन की स्ट्रेंथ पता होती है, एक एक इंच अगर आपको यूज करना है ब्रेन का, तो वो माइंड मैपिंग से पता लग जाता है, ब्रेन मैपिंग से पता लग जाता है। ओके, तो कैसे यूज़ करें इसको, मतलब बेसिकली इसको अगर कोई इंसान समझ जाए तो क्या फ़ायदा होगा उसको? जैसे अब आपने इस ऑफिस के अंदर एक, जहाँ लोग बोलते हैं कि मेरे को इतना बड़ा स्टूडियो बनाना पड़ेगा, वहाँ पे आपने एक ऑफिस में एक सुंदर सी जगह बनाई, उसमें से पॉडकास्ट रूम निकाल लिया आपने। इसके लिए आपका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा, आपका कोई ऐसा एक्स्ट्रा आपको स्टाफ बिठाना पड़ा, आपका उसी जगह पे सारा काम हो गया। यानी कि Right. आपने अपनी जगह का पीक परफॉर्मेंस तक ले गए, आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तक चले गए, मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया। है ना? तो सेम विद द ब्रेन, अगर मुझे पता लग जाए कि मेरी ब्रेन की पावर ये है, मेरी पावर है कि मुझे लोगों से बात करने में बड़ा मजा आता है। मुझे बहुत मजा आता है जब लोग मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है जब लोग मेरे बारे में बात करते हैं। अगर मुझे नेचर पता लग गया तो मैं अगर उसी फील्ड में अपनी तैयारी कर लूँ तो क्या मेरे लिए वो काम रहेगा? नहीं, मेरे लिए वो मजा रहेगा। अब True. काम वो होता है जिसमें मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं, मजा वो होता है रेजिस्टेंस जिसके होता है। अंदर, हाँ, हाँ, तो रेजिस्टेंस नहीं है। राइट, व्हाट इज द पीक परफॉर्मेंस? जहाँ कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, जहाँ फ्रिक्शन खत्म हो जाए, जहाँ आपका इमोशन एंड बॉडी अलाइंड हो जाए। अलाइंड हो जाए। तो हमारा काम है ये बताना कि आपके इमोशंस आपकी बॉडी के साथ कब अलाइन हो सकते हैं, किस काम पे। एग्जांपल के तौर पे आज सुबह ही मैं जब आपके पास 10 मिनट लेट पहुंचा, उसका रीज़न था आज हमने एक एयरलाइंस में एक व्यक्ति हैं कतर के अंदर, उनकी हमें आज काउंसलिंग करनी थी। ओके, एंड वो पिछले लगभग 18 साल से जॉब में है, शायद ज़्यादा टाइम से। अब उनकी जो जॉब प्रोफाइल है वो प्रोफाइल ऐसी है जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, फिजिकली वर्क, इंजीनियर है वो बाय प्रोफेशन। तो हमने बोला कि आप करते हो लेकिन आपके लिए तो डेस्क जॉब बना हुआ है। कि नहीं सर, मैं तो काम करता हूँ। फिर मैंने उनसे सवाल पूछा, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए तो क्या काम करना चाहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको काम इसलिए लगता है क्योंकि ब्रेन के अगेंस्ट जाके कर रहे हैं, इमोशनली कनेक्टेड नहीं है उसके साथ, फ्रिक्शन है। राइट, तो फिर वहां पे क्या रह गया? हैप्पीनेस कितनी है? सिर्फ पैसा कमा रहा हूँ, राइट, ब्लिसफुलनेस तो नहीं है, राइट, आनंद तो नहीं है। और जो Right. हमारा एज ए ह्यूमन स्पीसीज काम है, आनंद को अनुभूत करना, उसको Right. फील करना। राइट। तो आनंद कब आता है? जब आप उसी काम में होते हो। तो यहाँ से आपको ये पता लगता है कि किस काम में आपको आनंद आएगा, किस रिश्ते में आपको आनंद आएगा, किस तरह की चीजें करने में आपको आनंद आएगा। इसलिए बोलते हैं कि लकी होते हैं वो लोग जो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। बहुत लकी होते हैं और वो पीक परफॉर्मेंस पे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसको डीप डाउन ब्रेक डाउन अगर करें कि कैसे कोई इंसान फाइंड आउट कर सकता है, जो भी व्यूअर्स हमसे सुन रहे हैं, अभी हमको सुन रहे हैं, हाउ दे कैन फाइंड इट आउट, या आप कैसे फाइंड करते हो ये चीज़ कि ये इंसान के लिए ये प्रोफेशन है, ये इंसान के लिए प्रोफेशन नहीं है, ये सही प्रोफेशन में है कि नहीं है, सो कैसे करते हैं ये सब? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर हम पुराने टाइम पे चलें, महाभारत के समय पे भी क्या था कि क्या युधिष्ठिर को धनुष चलाना नहीं आता था? आता था। क्या भीम को धनुष चलाना नहीं आता था? आता था। अर्जुन को क्या गदा चलानी नहीं आती? आती थी। अर्जुन को क्या लीडरशिप करनी नहीं आती थी? आती थी। लेकिन वो परफेक्ट किस में था? वो गुरु द्रोणाचार्य ने बताया कि तुम धनुधारी बनोगे, तुम गदाधारी बनोगे, और युधिष्ठिर तुम क्या बनोगे? तुम लीडर बनोगे। ये किसने तय किया? गुरु ने तय किया। क्यों? गुरु का काम था बर्ड आई व्यू। वो बाहर से देखते थे कि इस व्यक्ति में ये क्वालिटी है। राइट। इवन आप मुझे एक भी ऐसा राजा बता दो, एक भी ऐसा कोई समय बता दो जब गुरु ना बताते हैं। गुरु बताते थे कि ये व्यक्ति क्या काम करेगा और क्या काम नहीं करेगा। हाँ। अब वो गुरु शिष्य पद्धति थोड़ी सी कम हो गई है, तो फिर बाद में टीचर्स बताने लगे, क्योंकि टीचर्स पहले अवेयर थे। अब और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आ गया है, और ज्यादा कंफ्यूजन्स हो गए हैं, तो अब ना टीचर उतना बता पा रहे हैं, ना उतना पेरेंट बता पा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट के पास भी एक अपनी एक लिमिटेड नॉलेज है। जैसे एक भारतीय पेरेंट को, मेरा आपसे भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आप पेरेंट हैं तो, 7 से ज्यादा ऑप्शंस नहीं पता कैरियर के अंदर, जबकि लगभग 3300 ऑप्शंस हैं। 300 ऑप्शंस तो अभी हैं जो आप लिख पाएंगे। अगर अभी हम काउंट करने लगे, डिजिटल मार्केटिंग अंदर ही लगभग 52 तरह के फील्ड्स हैं। राइट।
तो ऐसे 300 तो हैं ही, और अगर डीप डाउन चले जाओ तो 3300 तरह के बन जाते हैं। तो जब पता ही नहीं है तो क्या आप गाइड कर पाओगे? राइट। तो पहला काम तो यह है कि हर पेरेंट को करना चाहिए और हर व्यक्ति को करना चाहिए, अपनी सेल्फ डिस्कवरी पे काम करना चाहिए बिना किसी और टूल पर डिपेंड हुए। कैसे हो सकता है? आप अगर इतना लिखने लग जाओ, मुझे क्या पसंद है, मुझे बात करने में मजा आता है या मुझे अकेले रहने में मजा आता है, मुझे अकेले में घुटन महसूस होती है या लोगों के बीच में रह के घुटन महसूस होती है। छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, जब मैं कहीं बैठा होता हूँ तो अगर कोई मुझे ढंग से जवाब नहीं देता, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ या मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, कोई मेरे पास कोई समस्या लेके आता है तो मैं कैसे एकदम तुरंत रिएक्ट करता हूँ या बहुत काम रिलैक्स होकर सुनता हूँ। क्या लोग मुझसे एडवाइस लेने के लिए आते हैं? या आपका बच्चा अगर है, क्या वो किसी भी चीज़ में क्यूरियोसिटी रखता है जानने में? अगर नहीं रखता है तो उसको उस तरह के काम में डालना पड़ेगा, और रखता है तो उसको उस तरह के काम में डालना जैसे कि पड़ेगा। अगर कोई क्यूरियोसिटी रखता है, जैसे क्यूरियोसिटी रखता है उसको, जैसे मेरे ही हाँ, भतीजा है, हाँ, उसको हर चीज़ जानने में बड़ा इंटरेस्ट है। सेम है, मेरी बेटी को भी बहुत, हर चीज़ ये क्यों होता है, तो ये क्या होता है। क्यूरियोसिटी व्हाट डज मीन? आई एम आस्किंग समथिंग, आई नीड सम लॉजिक्स। राइट। तो मेरे पास एनालिसिस करने वाला ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन। लॉजिकल ब्रेन, दैट इज फ्रॉम योर लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो मेरे अगर हेमिस्फीयर ये एक्टिव है और उसको मैं और नर्चर कर दूं, तो मुझे आप रिसर्च फील्ड में डालो ना। अब मान लो ऐसे में, जैसे आपने भी कभी नोट किया हो, आप जब अपनी बेटी के साथ इमोशनली बात करो तो वो जल्दी कनेक्ट नहीं करेगी, लेकिन उसको लॉजिक बता रहे होगे तो हाँ जी। फास्ट कनेक्ट करेगी। और जिसके साथ अगर उल्टा कर दें तो, जिसके साथ इमोशनली कनेक्ट करना है उससे लॉजिकल बात करो, उसका बात ही समझ में नहीं आएगी, यार फालतू बात है। राइट। उसको क्या चाहिए? फील, इमोशंस, भावनाएं, उसको विजुलाइजेशन, इमेजिनेशन चाहिए, उसको वैसा कनेक्ट चाहिए। तो उनकी अलग तरह से डील करना पड़ता है और लॉजिकल वाले का अलग। तो दोनों के काम अलग अलग हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी एक बच्चे ने अच्छा खासा पैसा लगा के 30 लाख रुपए लगा के MBA कर लिया। अब MBA का काम मेन है पीपल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है। या कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, 3 साल से लगा हुआ है वो, ठीक है ना। उसमें फाइनली काम क्या करना है? पीपल मैनेजमेंट, एडमिन का काम करना है आपने जाके। यस। लेकिन आपको नए लोगों से मिलना ही पसंद नहीं है, आपको बात करना ही पसंद नहीं है, आपके खुद के दोस्त नहीं बनते, दोस्त बनते हैं तो जल्दी टूट जाते हैं, रिश्ता आपका निभता ही नहीं है, लंबे समय तक आपके रिश्ते नहीं चलते, तो आप कैसे पीपल मैनेजमेंट कर लोगे? आप मैनेजर हो सकता है अच्छे बन जाओ, लेकिन लीडर अच्छे नहीं होगे। और लोगों को आज के टाइम पर मैनेजर और लीडर में फर्क नहीं पता। सही बात तो है। आपका 30 लाख रुपए गया, अच्छा लगे, नहीं अच्छी नौकरी लग जाएगी, मान लिया नौकरी लग गई, फिर 35 साल की उम्र में डायबिटिक हो जाएगा, 35 साल की उम्र में BP के इश्यू हो जाएंगे, और आप तो इसी फील्ड से हैं। यस। साइकोसोमेटिक डिजीज हो ही इसलिए रही हैं क्योंकि हम अपने सेम पैशन वाले फील्ड में नहीं है। WHO बोल रहा है कि 76% इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। डेलॉयट की एक रिपोर्ट बोलती है कि 56% भारतीय एम्प्लॉय आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। NCRB का डेटा बोलता है कि 54 बच्चे डेली सुसाइड कर रहे हैं। ये डेटा कहाँ से आया है? ये वहीं से तो आया कि जहाँ फ्रिक्शन जितना बढ़ता गया। फ्रिक्शन इसलिए बढ़ा क्योंकि मैंने अपने आप को समझा नहीं। तो आप अपने आप को डीप डाउन समझ जाओ, बच्चे के साथ बैठो, खुद बैठो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं होता तो भैया आसपास एक्सपर्ट्स बैठे हैं, बहुत तरह की टेक्नोलॉजी है, उन टेक्नोलॉजी को यूज करो और उसको यूटिलाइज करो और अपने बारे में जानो, फिर एक्शन लो। तो कोई टूल्स आप बता सकते हैं? जैसे बहुत फेमस टूल है साइकोमेट्रिक टेस्ट, ओके। जो CBSE ने कंपलसरी भी कर दिया है। अच्छा। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या बोलता है? आपसे सवाल पूछूंगा, आप उन सवालों का जवाब दोगे, तो फिर मैं आपको कुछ एक आइडिया दूंगा कि आपका नेचर इस तरह का है, या आपके लिए करियर ये बनता है, या आपके लिए आपका बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको किस तरह की फील्ड में जाना चाहिए। ओके, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। जैसे इसमें ये पूछते हैं कि जब आप कहीं पे भी फिर होते मैं चेक करता हूँ कि मैं सही फील्ड में हूँ कि नहीं हूँ। क्वेश्चन बेस पे, वैसे हमारी एक्सपर्टीज क्वेश्चन बेस पे नहीं है, लेकिन फिर भी Okay. जैसे आप कभी भी कहीं नई जगह पे जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है या बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं? मज़ा आता है मुझे। बहुत ज़्यादा मज़ा। और वहीं पे अगर आपको 4-5 दिन रहना पड़ जाए तो उसको आप लंबे समय तक ले जाते हैं या वापस आपको घर आना होता है? नहीं, घर आने का फिर होता है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। आप जब किसी मॉल में होते हैं, किसी शॉप में होते हैं, क्या आपको घुटन महसूस होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। नहीं होती है। तो व्हाट डज इट मीन्स? आपका जो ब्रेन है इस तरह से क्वेश्चंस क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको कॉन्क्रीट पसंद आने वाला है, क्या आपको बार बार रेगुलर ब्रेक्स की चाहिए, जरूरत है या नहीं है। या जब आप, मेरा तीसरा एक सवाल और है, जब आप बैठे होते हैं, जब आपको बैठ कर काम करना है तो क्या आपका पैर बार बार ऐसा हिलता है, टिक टिक करते हैं आप? यस।
तो आपकी फिजिकल एनर्जी आपको बोल रही है कि मुझे मूवमेंट चाहिए। अगर आप मूवमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा? और ऐसे में अगर आपको डेस्क जॉब दे दें तो यू फील इरिटेटेड, यू फील मतलब एजिटेटेड, या पता नहीं क्यों मन ही नहीं लग रहा, एक जगह बैठ के। हाँ, तो इससे ऐसे पता लगता है। अब ऐसे व्यक्ति को आपने 12 घंटे के लिए डेस्क जॉब दे दिया, सपोज जैसे आप खुद इसी फील्ड से हैं, आपने किसी ऐसे एडिटर को हायर कर लिया जिसकी फिजिकल एनर्जी बहुत हाई लेवल पे है, वो 15 मिनट से ऊपर बैठ ही नहीं पाएगा। तो जो काम 2 घंटे का वो 6 घंटे में करेगा, चाहे कितनी अच्छी क्रिएटिविटी हो। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस काम में है वो। तो आपका एफर्ट लगा, पैसा लगा, रिजल्ट क्या मिला उतने में, आउटपुट क्या है उतना अच्छा नहीं आया। तो अगर ये कोई सीख ले तो वो तो बहुत अच्छी टीम भी बना सकता है, अपनी हायरिंग बहुत अच्छी कर सकता है। इवन डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे ऑडियंस होते हैं हमारे चैनल के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो हमने बहुत काम किया है। जो हमारा टूल है दैट इज कॉल्ड ब्रेन मैपिंग टूल, जिसमें हम सवाल नहीं पूछते, क्योंकि मैं जब सवाल पूछ रहा हूँ तो आप मेरे सवालों पे डिपेंड हैं, मैं आपके जवाब पे डिपेंड हूँ। जब डिपेंडेंसी है तो उसकी एक्यूरेसी 60% से ऊपर नहीं है एज पर साइंस। हम चाहते हैं जिसमें डिपेंडेंसी ना हो। हम फिंगर टिप पढ़ते हैं, हम ब्रेन मैपिंग टेस्ट करते हैं, जिसमें मैं आपसे एक भी सवाल नहीं पूछूंगा, फिंगर टिप देखूंगा और ये बताऊंगा ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है एज पर न्यूरो साइंस, जिससे ये पता लगता है कि ये स्ट्रक्चर है। तो मैंने आपको जज नहीं किया और आप मेरे सवालों पे डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि मैंने अगर आपसे पूछा आप ऑनेस्ट हैं तो क्या आपका आंसर ऑब्वियसली हाँ आएगा। डू यू लव समवन? ऑब्वियसली आई एम अ ह्यूमन बीइंग, लव। तो दैट इज नॉट अ रियल क्वेश्चंस, एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है। और दूसरा, अगर एक्यूरेट होते भी तो क्या आप मुझे सही आंसर देते? क्योंकि मेरा आपसे बॉन्ड नहीं बना। मान लीजिए आप इमोशनल पर्सन हैं, जब तक आपका मेरे से संबंध नहीं बना, आपने मुझे जाना नहीं, क्या आप मुझे ओपन अप होकर सारे जवाब देंगे? राइट। लॉजिकल होगा तो मान जाएगा, हाँ ये साइकोलॉजिस्ट है, इसके बाद जाना है, इसको बताना है। लेकिन लॉजिकल सारे तो नहीं होते। इमोशनल पर्सन होगा तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसकी एक्यूरेसी डाउन चली जाती है। राइट। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में बहुत काम किया है, हम बता पाते हैं उनको कि आप प्लान बता पाओगे नहीं बता पाओगे। अच्छा, ये बता देते हो? हाँ भाई, जिसके पास टेम्पोरल लोब नहीं है और साथ में ये वाला क्रिएटिव ब्रेन नहीं है कि एडवांस में डायलॉग्स रेडी नहीं है, सामने वाले ने क्वेश्चन डाला और आप के पास जवाब ही नहीं है उसका, क्योंकि आपके पास समझने वाला ब्रेन नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं है, तो आप घबरा जाओगे। और बाई चांस आपका ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जिसमें आते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, वो अगर अब लो हुई, हर वक्त झगड़ा होगा अपने आप के साथ, फिर वापस जाना है, फिर नए लोग ढूंढने हैं, फिर उनसे बात करनी है, और गलती से आपका ये वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि इंट्रा सेल्फ कनेक्शन हाई हो गया, फिर रिस्पेक्ट पे बात आ जाएगी, मेरे से ये काम नहीं होता, मुझे लोग मना कर देते हैं, रिजेक्शन फेस नहीं होगा। वहीं किसी के लिए मोटिवेशन कैसे काम करता है? स्टेज पे बुलाकर। वहीं किसी को लगता है फालतू की बात है, लेकिन हम तो सभी को एक जैसे ही हाँकते हैं, राइट है ना, तो फिर वो सब पे काम नहीं करता। इसलिए अगर आपको पता हो कि ये व्यक्ति एप्रिसिएशन पे चलने वाला है या पुश पे चलने वाला है, तो आप उसको उसी तरह से आप गाइड करोगे। जैसे अब आपकी बेटी है, राइट, आपको पता लग जाए कि अरे ये मोटिवेशन पे नहीं चलेगी, इसको सिर्फ गाइडेंस देनी है, और गलती से उसको मोटिवेट कर दिया या तो वो उल्टा नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, अगर इसको गलती से ऑर्डर दे दिया तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। अब एज अ पेरेंट मुझे पता होना चाहिए, एज अ बॉस मुझे पता होना चाहिए, मेरा कलीग, मेरे सबऑर्डिनेट्स या मेरे बच्चे मेरे साथ कैसे उनके साथ व्यवहार बनाऊं ताकि मेरा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो। सेम हस्बैंड वाइफ के साथ भी मुझे लगता है ये बहुत काम करेगा अगर कोई अंडरस्टैंड कर जाए तो। आज सुबह जब हम जिस केस पे बात कर रहे थे तो इंटेंशन पे ही बात चल रही थी। जैसे एक हस्बैंड वाइफ रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, हस्बैंड ऐसे हैं जिनको एम्बियंस से कोई लेना देना नहीं है, वाइफ ऐसी है जिसको खाने से लेना देना नहीं है, लेकिन एम्बियंस डज मैटर, कि हाइजीन होना चाहिए, मान लेते हैं। अब वाइफ को क्या लग रहा है, तुम पैसा बचाने के लिए ना ऐसी जगह पे ले आते हो। हस्बैंड को लग रहा है तेरे नखरे बहुत हैं यार, मतलब यहाँ खाने में आने क्या दिक्कत है, साफ सुथरा खाना तो है। ये नहीं समझ पा रहा कि यार उसका सिर्फ इतना से दिक्कत थी कि उसको ऐसी साफ सुथरी जगह पसंद है, उसका इंटेंशनल इशू नहीं है। राइट। और वहीं पे ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कुछ लेडीज होती हैं जिनको लगता है कि मुझे न्यूक्लियर फैमिली में रहना है, तो आपको पहले पता लग जाता है। आप कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनको बहुत इमोशनल, जिसमें फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई होती है, लड़की वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही मैस्कुलाइन, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। तो आपको पता लग जाता है कि इसमें लॉजिकल ज़्यादा है कि इमोशनल पावर ज़्यादा है, तो आपको डील करना आसान हो जाता है। तो आप कोई टूल बता रहे थे कि इन सारे ही लोगों के लिए कोई टूल आप बता रहे थे जिससे हम पता लगा सकते हैं, ब्रेन मैपिंग जो बहुत एक्यूरेट होता है। उसकी एक्यूरेसी अप्रॉक्स 93% होती है। ओके। और उसमें फिंगर टिप से ब्रेन के बारे में पता लग जाता है। फिंगर टिप से? फिंगर टिप से। अच्छा। एज पर साइंस हमारा जो ब्रेन डेवलप होता है जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, 13वें हफ्ते में से लेकर 21वें हफ्ते तक ब्रेन बन जाता है।
तो इस पूरे प्रोसेस में जब ब्रेन बन रहा होता है उससे पहले उसके बाद में लिम्बिक सिस्टम बनता है। इसलिए एक 7 महीने का बच्चा सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि तीसरे महीने से लेकर 7वें महीने तक ब्रेन बनता है। जब ब्रेन बनता है तो आपके यहाँ पे उसके ब्लूप्रिंट्स आ जाते हैं। ओके। तो यहाँ से आप ब्रेन को समझ सकते हो कि क्या ब्लूप्रिंट है। अच्छा। क्योंकि 5 कमरे रूम लेफ्ट में है, 5 राइट में। हर कमरे का अपना काम है। जैसे इसका काम है मैं क्या देखता हूँ, ओके। मैं तो क्या देखा तो क्या समझा, क्या मुझे ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। जैसे आपके आसपास होंगे, ऑडियंस भी बताना मुझे, कैसे बहुत सारे ऐसी लड़कियां भी होंगी जिनको पिंक और बेबी पिंक में फर्क नहीं पता होगा। लड़कों को तो चलो एक जेनरिक बोल दिया, लेकिन लड़कों में ऐसे बहुत सारे होंगे। मुझे बताओ डिजाइनर सबसे ज्यादा कौन है, लड़के हैं कि लड़कियां? लड़कियां। नहीं, डिजाइनर लड़के हैं सर। अच्छा। फैशन डिजाइनर्स हाँ, लड़के हैं। और छोड़िए, हेयर कट में सबसे ज्यादा कौन है, सैलून में कौन है? हाँ। लड़के। अगर उनके पास वो सेंस नहीं है तो वो कहाँ से हो गए? उनके एक जेनरिक स्टेटमेंट दे दिया कि लड़कों को कलर नहीं पता लगता, ऐसा नहीं। तो कलर सेंस आता है हमारे यहाँ से, रीडिंग आती है हमारे यहाँ से। हर वो व्यक्ति जो सिली मिस्टेक्स करता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आप छोटी छोटी स्पेलिंग्स में मिस्टेक करते हो, आपसे न्यूज़पेपर की हेडिंग्स पढ़ी जाती हैं, अंदर वाला नहीं पढ़ा जाता, तो आपका ये ऑसिपिटल लोब वीक है या मॉडरेट है या उसकी पावर नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? भाई जब मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं तो मैं प्रोसेस कैसे करूँ? फिर आ जाता है ये वाला रिंग फिंगर्स। इससे पता लगता है कि आपकी सुनने की ताकत कैसी है। कुछ बच्चे होते हैं किचन में भी, अगर माँ ने एक बार बात करी, वो रूम में तो उनके कान खड़े जाते हैं, मेरे बारे में बात हो रही है। हाँ, तो वो कहाँ से आता है? वो यहाँ से आता है। तो उसको यहाँ, इवन म्यूजिक यहाँ से आता है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी यहाँ से आती है। वॉइस मॉड्यूलेशन सबसे बड़ा फील्ड आज के टाइम पर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आप देखो एवेंजर्स में इंडियंस ने आवाज़ दी है, बाहुबली में कितने लोगों ने आवाज़ दी है, जितने भी कार्टून आ रहे हैं उसमें अभी एआई के टाइम पे भी ह्यूमन वॉइस चाहिए, तो वो यहाँ से आती है। फिर आ जाती है हमारा फील, टच। किसी को बहुत टच ही रहना पसंद है, वो आएगा गले लगेगा, एकदम ऐसे कस के लगेगा। और किसी को यार दूर से बात करे यार, अच्छा, वो यहाँ से आता है। किसी के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत एक्सप्रेसिव हैं। जैसे मान लो किसी को डांस सीखना है, अब वो डांस कौन सा, बॉलीवुड सीखना है या कथक सीखना है, वो यहाँ से पता लगता है। किसी को लगता है कि मैं स्पोर्ट्स में चला जाऊँ, आर्मी में चला जाऊँ या मैं पुलिस में चला जाऊँ, अगर ये सपोर्ट नहीं कर रहा तो स्ट्रगल करेगा सारी लाइफ, तो यहाँ से ये पता लगता है। ओके। फिर आया था हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स। मैंने जो सुना, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने फील किया, मैंने कैसे प्रोसेस किया, तो क्या मुझे इन्फॉर्मेशन जो आपने दी समझ में आ रही है, और क्या उससे बाहर निकलने की ताकत है, क्या मेरे पास क्रिएटिविटी है। आप तो विजुअलाइजेशन पे इतनी बात करते हैं, विजुअलाइजेशन की पावर है, तो यहाँ से पता लगता है। सब समझने के बाद क्या मेरे में एक्शन लेने की पावर है, यहाँ से। तो पूरी 26 पन्ने की रिपोर्ट निकलती है। ओके। फिर उसके बेस पर आपको गाइडेंस मिलती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके सर, तो आप बता रहे थे कि ये अलग अलग फिंगर्स के पैटर्न से हम पता कर सकते हैं, तो ये कैसे, मतलब इसमें क्या कुछ पैटर्न्स आप बता सकते हो, कैसे पैटर्न्स का क्या? जैसे चक्र होते हैं कुछ, जिसको हमारे साइंस में बोलते हैं वर्ल्स, फॉरेंसिक साइंस में ना वर्ल्स बोलते हैं। वर्ल्स जैसे आपने पहले सुना होगा चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। हाँ जी। तो चक्रवर्ती मतलब जिनके रिजिडिटी बहुत हाई होती है, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल नहीं होते, जो चीजों को लेकर अपने हिसाब से फोकस्ड होते हैं। तो चक्र का मतलब, अब आप सोचो राजा कैसा होता होगा। राजा अगर सबकी सुनने लग जाए तो राजा बन नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो उसको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। राइट। तो चक्रवर्ती सम्राट कौन होते थे? जो अश्वमेध यज्ञ चलाते थे कि ये पूरा राज्य मेरा, जहां तक मेरा घोड़ा जा रहा है। तो उनको रूल करने की हैबिट होती थी, कंट्रोल करने की हैबिट होती थी। तो जिनके चक्र होते हैं वो कंट्रोल करने की, चक्र मतलब राउंड राउंड सर्कल, ये थम्स पे अलग अलग फिंगर, हमें 10 पूरे 10 के 10 देखने पड़ते हैं। ओके। तो कितने हैं, क्या डेंसिटी है उसकी। ऐसे शंख होते थे। ओके। शंख जिसको लूप्स बोलते हैं, कहा जाता है श्री कृष्ण भगवान जी के सारे शंख थे। ये अच्छा। वो व्यक्ति होते हैं कि जो बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। क्यों? सीखने की ताकत बहुत है, लेकिन फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाते हैं। तो शंख कैसे पता लगेगा, कैसे? ऐसे आधे खुले हुए, ऐसे इस तरह के खुले होते हैं, लूप बंद नहीं होता। चक्र ऐसा हो गया सर्कल, हाँ, चक्र ऐसे सर्कल बन गया, सर्कल हो गया वो, और लूप ऐसे हो गया। ऐसे होते हैं। ओके। तो अलग अलग फिंगर्स पे होते हैं ये। तो सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। जैसे अगर इन थम्स में अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर मान लो चक्कर आ जाए तो इससे डोमिनेंस पर्सनैलिटी, मतलब अगर चक्कर आ गया तो डोमिनेंस पर्सनैलिटी बन जाती है। डोमिनेंस मतलब जिनको लीड करना पसंद है, जिनको कंट्रोल करना पसंद है, जिनको अप्रिशिएशन पसंद है, जिनको तारीफ, रिकॉग्निशन पसंद है। तो ऐसे लोगों को शायद
प्रोफेशन भी ऐसे ही चुनना होगा ऐसा फिर। चुनना होगा, और ये फॉल्ट फाइंडिंग नहीं बर्दाश्त करते, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं नौकरी में तो इनकी करते। नौकरी में भी, अगर नौकरी में भी है तो लीड पोजीशन पे मैं आके Right. अगर ऐसे आके मैंने बोला भाई आप तो यार आज आपकी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, इतने में तो ये बिफर जाएंगे, ऐसे कैसे बोल दिया, हु द हेल यू आर, तुम कौन हो बोलने वाले, हाँ। इतने में तो बात ही बिगड़ जाएगी। या इनको ऐसे फिंगर पॉइंट करके बात कर लिया, या इनको ऑर्डर दे लिया। इवन 8 साल का बच्चा भी अगर ये लेके बैठा हुआ है और वो फर्स्ट 3 जोन में आ रहा है, तो वो उसको अगर उसके फादर भी बोल रहे हैं ना जा पानी पिला दे ऑर्डरली, उसको समझ में नहीं आने वाला, उसको ये समझ में आएगा बेटा प्यास लगी पानी पिला दे। तो ये ऑर्डरली हर जगह नहीं चलता है, ठीक है ना। ऐसे अगर लूप है, लूप वाले को पुश लगता है, उसके कंधे पे हाथ, अगर वर्ल है, वर्ल वाले को अगर आपने ये बोला कि तू उसको मोटिवेट करने की कोशिश की, उसको पसंद नहीं आता। वर्ल मतलब कौन सा? चक्र, जो चक्र है, ठीक है, थम्स पे आ गया। हाँ। और वो फर्स्ट 3 जोन में है, और अगर उसको आपने ये बोला, मोटिवेट करने की कोशिश की, तू कर लेगा, मैं तेरे साथ हूँ, अरे मुझे पता है, मुझे सिर्फ आप ये बताओ कि रास्ता ही है, हाँ। मैं अपने आप चला जाऊंगा। हाँ। और लूप वाला कैसा है, जिसको कंधे पे हाथ चाहिए, अरे यार थोड़ा सपोर्ट करना यार, एक बार बोल दे कि हाँ भाई, उसको है कि मैं बैठा हूं ना यार, तू चल तो सही। तो शंख वो होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके। आपकी टीम में से होंगे जिसको आप पब्लिकली कुछ बोल दो तो इमीडिएटली उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या तनख्वाह दे रहे हो, वो छोड़ के चले जाएंगे। राइट। और कुछ ऐसे होंगे जिनको जब तक पब्लिकली ना बोलो तो समझते नहीं। तो दोनों अलग अलग तरह के अलग अलग तरह के। तो वो आपको काम करने के बाद तो इसलिए हमें सारे अपने टीम के लोगों का ये करा लेना चाहिए, है ना, कि हाथ पेन के कैसे। By God grace we are helping so many startups in hiring. Okay. ऐसे ही लूप की एक और टेंडेंसी है, दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर गुड लर्नर, दे वैल्यू द रिलेशनशिप। देखो वर्ल्ड क्या है, दे वैल्यू द टास्क, उनके लिए टास्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे जब भी वॉर होती है, अगर लूप वाले हों तो सोचो उनके लिए, उनके मन में दया भावना आ जाएगी, यार सामने वाले को ना मारो यार, जिनका सर्कल होता है, जिनका लूप होता है, सॉरी। वर्ल्ड कौन होगा, मेरे बॉस ने मुझे बात बोल दी, बात खत्म, बस अब ये काम खत्म होके रहेगा। दे आर टास्क ओरिएंटेड। जो लूप होते हैं वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो जाते हैं, वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से सीखते हैं, तो अच्छा भी सीखते हैं, कम अच्छा भी सीखते हैं, बुरा भी सीखते हैं। तो ऐसे आपको पर्सनालिटी पहले पता लग जाती है। एक होते हैं आर्क होते हैं जिसमें ना, मतलब उसका एक जैसे अपने समुद्र में धारा बहती है ना, वेव फॉर्मेट में होते हैं, कोई स्टार्ट नहीं कोई एंड नहीं है। अच्छा। तो उनको बहुत एफर्ट लगते हैं मेंटोर करने में, उनको चीजें समझने में समय लगता है, लेकिन जब समझ जाते हैं तो उन जैसा पावरफुल व्यक्ति कोई नहीं। मैं सिर्फ अच्छे देश के बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनका आर्क्स हैं। अच्छा। ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनकी अभी 600-700 करोड़ रुपए की कंपनी है, जिनके आर्क्स हैं। एक बार क्लैरिटी मिली फिर उनको, क्योंकि उससे बड़ा लीडर ही कोई नहीं। कुछ एग्जांपल्स आप इन तीनों में ही दे सकते हो, जिनके सर्कल्स हैं, कुछ ऐसे जानते हो आप, जिनके लूप्स हैं, उनको जानते हो? मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि प्राइवेसी क्लॉज होता है हमारा। अच्छा। एक बहुत बड़े फाउंडर हैं जिनका पैनल्स आते हैं, उनके आर्क्स हैं, ठीक है। ओके। विद इन 3 ईयर दे आर डूइंग प्रीटी वेल। एक फाउंडर एडटेक कंपनी के, जिनकी कंपनी की लगभग 550 करोड़ की वर्थ है, वो भी ऐसा भी नहीं कि बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 5-5.5 साल या 2019 से कर रहे हो शायद, उनके सारे आर्क्स हैं। तो एक बार क्लैरिटी मिली तो उनकी, अच्छा क्यों है, आर्क्स वाले के पास एक खूबी है, लीडरशिप बहुत गजब होती है उनकी, नेक्स्ट लेवल की। वो इतना बढ़िया लीड करते हैं, टीम इतनी बढ़िया बिल्ड करते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेस बना जाता है। एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, अगेन नाम नहीं ले सकते, उनके सारे के सारे लूप्स हैं, तो बहुत जल्दी पिवट करते हैं, वो बहुत जल्दी एक्शन टेकर हैं। समझा सीखा मार्केट में नया, समझा सीखा मार्केट में नया। तो उन्होंने बहुत सारे मिथ्स ब्रेक कर दिए कि एक कोच को एक ही काम करना चाहिए, नहीं, वो बहुत सारे काम करते हैं, क्योंकि उनके सारे कैसे हैं, तो सराउंडिंग उनका कैसा है वैसा ही वैसा। ऐसे एक वर्ल्ड वाले हैं, वो मुझे स्टार्टअप आज भी मेरे बहुत दिल के करीब है। वो वर्ल्ड था, तो उन्होंने एक को फाउंडर के साथ जब काम किया तो हमने बहुत पहले उनको बताया था कि आपका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, तो बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज ईगो क्लैश करेगा। दोनों के वर्ल्ड्स थे और टॉप 3 जोन में थे। और ये जोन्स क्या होते हैं? जोन होता है कि जैसे आपके ब्रेन के 10 हिस्से हैं, तो कोई ना कोई तो 10वें पे होगा, कोई 8वें पे होगा, कोई 9वें। तो फर्स्ट 3 जोन में उनका आ रहा था ये वाला थंब वाला, जिसमें आता है सेल्फ कनेक्शन, अपने आप के साथ कैसा उसका कनेक्शन है, ईगोस्टिक जिसको आप बोलते हो या सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हो। राइट। तो दोनों को ही वो हाई था। तो जब दोनों का हाई है तो एक भी सरेंडर, अच्छा लूप कैसा है, मैं एनवायरनमेंट पे डिपेंड हूँ, तो मैं एनवायरनमेंट अगर ये कह रहा है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए, मैं हो जाऊंगा।
थोड़ा सा डाउन हो जाऊंगा, रिश्ता निभा ले, सब निभा लूंगा, थोड़ा सा इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये वाला काम भी कर ले, हाँ कर लूंगा। वर्ल्ड कैसे है? आई एम द बेस्ट, आई एम द सुपीरियर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम नॉट द फॉलोअर। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट किस बात का हो रहा था कि मैं कह रहा हूँ वो सही है, वो कह रहा था मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो उस वजह से वो स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन सिर्फ को फाउंडर्स में नहीं बनी। तो और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, ऐसे बहुत सारे हैं कि जिनकी आपस में बनती नहीं है। इसका रीजन ये होता है कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों है, आपके आइडेंटिटीज के। मतलब सही कॉम्बिनेशन आपके अकॉर्डिंग क्या बनेगा? मतलब एक फाउंडर है, को फाउंडर है या टीम का देखो कोई आप काम दो भाई कर रहा काम कर है। रहे हो, यस यस, लेकिन मैं अभी की बात करता हूँ। राइट। अब आप दोनों में से अगर दोनों ये जिद करने लग जाएं कि मैं कंपनी का फ्रंट फेस बनूंगा और दूसरा वाला ये बोले ही नहीं कि मैं बैकबोन बन जाता हूँ, तो क्या संभव है? राइट, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी ये बहुत जरूरी है कि कौन क्लाइंट से डील करेगा, कौन टीम संभालेगा, राइट, कौन कैमरे पे आएगा और कौन बैक ऑफ द कैमरा स्ट्रेटेजी बनाएगा, कौन किंग बनेगा, कौन किंग मेकर बनेगा। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे। ट्रू ट्रू। तो आप में ब्लड रिलेशन है तो आप कहीं थोड़ा सा डाउन मतलब कॉम्प्रोमाइज करते हो, लेकिन अगर आपने चूज किया अपना को फाउंडर तो आपको देखना पड़ेगा अगर आपको पब्लिक में फ्रंट फेस पे रहना पसंद है और आप इस तरह के फील्ड में हो और दूसरा आपका को फाउंडर भी ऐसा है, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। कैसा आएगा? यार ये हमेशा अपने बारे में बताता है, मेरे बारे में बात ही नहीं करता, तो कंपनी बेनिफिट में तो बात नहीं हुई। तो ऐसे आपको बहुत डीप डाउन जाना पड़ता है। नॉर्मली मैंने एक बात देखी भाई, हम लोग ना नॉन नेगोशिएबल पहले डिस्कस नहीं करते, छोड़ देते हैं टेस्ट को, भूल जाओ, टेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन कम से कम मेरे अगर आपसे डील करना है, मुझे आपसे कोई काम करना है और मैं चाहता हूँ आपके साथ रिश्ता मेरा लंबा चले, तो पहली बात ये है कि मैं आपसे पहले कड़वी बातें कर लूँ कि यार ये मेरे नॉन नेगोशिएबल है, आपने बता दिया कि ये विकास मेरे नॉन नेगोशिएबल है, तो 3 हमने बातें कर ली, तो उसके बाद क्या कॉन्फ्लिक्ट रहेगा? जैसे मोदी जी ने बता दिया पाकिस्तान को कि भाई ये लाइन खिंच गई है, ये नॉन नेगोशिएबल है, इस पे बात ही नहीं होगी, इस पे बात नहीं होगी। हाँ बस ऐसे मैंने बात कर ली। यार मुझे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना पसंद आता है, मुझे कैमरे पे रहना पसंद है, और मैं जब भी जाता हूँ, आप जब भी किसी नेटवर्किंग वाले ग्रुप में जाओ तो मुझे साथ लेके चला करो, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपना बता दिया कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में से है, दूसरा मेरी ये प्रायोरिटी। आपने बता दिया कि विकास मुझे थोड़ा सा पंचुअलिटी पसंद है, मुझे थोड़ा सा फाइनेंस पे डिस्कशन पसंद है, या आपने जो भी हमने बात करी, फिर वहाँ से क्लैरिटी मिल गई, यार ये काम बहुत इजी है क्योंकि मुझे पता है कि यार इस पे आप नहीं मानोगे और आपको पता है कि यार विकास यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तो या तो हमें करना भी है तो हमें बात करनी पड़ेगी। इवन एक स्टार्टअप मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है, उनके पास विजनरी एबिलिटी नहीं थी। विजनरी एबिलिटी आती है आपके राइट थंब से, जो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। ओके। तो विजन ऐसा नहीं होता कि आप अचानक लेके पैदा हो जाओगे, विजन होता है कि आपके पास वो इतना दूरदर्शिता बाय डिफॉल्ट है या नहीं है। अगर स्टार्टअप रन करना है, एक कंपनी चलानी है, तो अगर विजनरी नहीं है तो कैसे पॉसिबल है? राइट। तो हमने उनको इतना ही गाइड किया था कि आप एक को फाउंडर ले आओ जो विजनरी हो, लीडरशिप स्किल बहुत स्ट्रांग हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको पता होगा कि आपको कंपनी को कहाँ तक लेके जाना है। अदरवाइज उनको ये था पता नहीं यार, काम कर रहे हैं, आगे नहीं पता कैसे करेंगे, तो सुन लेते थे, बोल देते थे, तो वो फिर क्या करते, डील क्रैक नहीं कर पा रहे थे, अपने वीसीज को वो क्या कहते हैं इसको, कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि हम क्या चाह रहे हैं। राइट। तो वहां से उनको टर्म शीट नहीं मिलती थी, तो जैसे को फाउंडर लेके प्रॉब्लम। तो ये जो बेसिकली पैटर्न्स हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि जैसे कोई फाउंडर है, को फाउंडर है, तो अगर दोनों के ही राउंड्स हैं, राउंड होने से खाली फर्क नहीं पड़ेगा, अगर टॉप 3 जोन में नहीं है तो चल जाएगा काम। लेकिन टॉप 3 जोन में है और दोनों में से एक इमोशनल और एक लॉजिकल है, तो फिर बात बैठ के बाद, और दोनों अगर लॉजिकल है फिर तो प्रॉब्लम कम आएगी, क्योंकि लॉजिकल बात हो रही है। राइट। और दोनों एक ही बेनिफिट पे बात कर रहे हैं कंपनी के, लेकिन एक इमोशनल है और एक बहुत हाई लॉजिकल है, तो इमोशनल वाले को बहुत चैलेंज आने वाला है। इमोशनल कौन से वाले होते हैं? इमोशनल होता है जिसका ये वाला ज्यादा होता है, रिंग फिंगर, राइट, बोथ रिंग फिंगर्स, दोनों से इमोशंस आते हैं हमारे। राइट। तो वहां से समझ में आता है कि आपके टेम्पोरल लोब आपको कैसा मिला हुआ है, सिंपैथी और एम्पैथी, वहां से पता लगता है। अब लॉजिकली आपको ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर आप डिसीजन कैसे लोगे? आप जब डिसीजन, अच्छा ऊपर से अगर मान लो आप इम्पल्सिव निकले, एक तो हमारा इम्पल्सिवनेस हमारे इस एरिया ने बना दिया, या हमारा यानी कि सोशल मीडिया ने बना दिया हमें। दूसरा हमारा बाय इनहेरेंट भी होता है, जिसका ये वीक होता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती इसमें, तो वो इम्पल्सिव होते हैं। अब इम्पल्सिव भी हो और इमोशनल भी ज़्यादा हो, लॉजिकल सपोर्ट ना कर रहा हो, तो उसके डिसीजन कैसे होंगे? किसी भी तरह से
उसको कभी फ्रंट पे फाइनेंशियल डिसीजन लेने नहीं चाहिए, उसको हमेशा एक फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी कि कोई और ऐसा व्यक्ति हो जो वो डिसीजन जो ले। लॉजिकल डिसीजन, जैसे शादी करना इमोशनल डिसीजन नहीं है, इट्स अ लॉजिकल डिसीजन। राइट। पार्टनरशिप करना इज अ लॉजिकल डिसीजन, बिजनेस करना इट्स अ लॉजिकल डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना इट्स अ लॉजिकल डिसीजन, कंपनी की ग्रोथ में हायरिंग करना इट्स अ लॉजिकल डिसीजन। तो आप इमोशन बेस पे नहीं कर सकते। और ये लॉजिकल हमारा किस फिंगर से? वो आपके राइट इंडेक्स फिंगर से आता है, यानी कि आपका लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स। अगर इसमें जो पैटर्न्स हैं वो डेंस वो है। अगर फर्स्ट 3 जोन में आ रहे हैं तो ओके। फर्स्ट डेंस, हाँ एग्जैक्टली सही बोला आपने, डेंस हैं, फर्स्ट 3 जोन में आ रहे हैं, सही पैटर्न है। और फर्क नहीं पड़ता? अच्छा, पैटर्न भी फर्क पड़ता है? पैटर्न से फर्क पड़ता है। एक होता है वर्ल, लॉजिकल कौन सा होगा, मतलब क्या पैटर्न? तीनों लॉजिकल होंगे अगर Okay. यहाँ आया तो। वो Okay. लोब है, ठीक ओके है। इस लोब का काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। ओके। जैसे फिजिक्स यहाँ से आती है, हाँ आपके ग्रामर यहाँ से आती है, राइट। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ से आता तो मतलब लॉजिकल जो भी डिसीजन है अपने घर में आप देख लो कि किसकी ये फिंगर पे ज्यादा है। मार्क्स हैं और वो- उसकी वो- सलाह लो। उसकी सलाह लो, बिल्कुल सही है। उसकी सलाह लो, अपने आसपास से दोस्त रखो कि भाई देखो, आप फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करते हो क्योंकि आपको फाइनेंशियल सिस्टम नहीं आता। आप ऐसे ही रिलेशनशिप कोच हायर करते हो ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता अच्छा रहे। आप बिजनेस कोच हायर करते हो क्योंकि आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो, बिजनेस की स्ट्रेटेजी नहीं पता। आई बिलोंग्स फ्रॉम नॉन बिजनेस फैमिली, तो क्या करूं? या तो पैसे का नुकसान करके फिर सीखूं, या मैं एक हायर कर लूं जिससे मैं Right. जल्दी सीखूं, राइट। मेरी ग्रोथ फास्ट होगी। मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, मैं आपसे बात कर लूं, Right. भाई मुझे नहीं आती, बता दो क्या करना है। राइट। तो मैं पैसा जलाकर मेटा को देकर सही बात है। अच्छा नहीं आपसे बात कर लूं। सही बात है। दैट इज द पॉइंट। हाँ। तो अब जैसे आप लोग खुद ई कॉमर्स में हैं, अब मुझे कुछ अगर लॉन्च करना हो तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगा ना जिसके पास एक्सपर्टीज है राइट। या नॉलेज है, राइट। जिनके पास इंटेंट है हेल्प करने का। राइट। तो मतलब सारी चीजें एक जन में नहीं हो सकती, ना, उसे वो सारी चीजें अपने सराउंडिंग के लोगों से, पार्टनर लेनी से, पड़ेगी। फैमिली से लेनी पड़ेंगी। तभी कहते हैं कि आप अकेले भाग सकते हो, यस। लंबा चलना है तो आपको साथी चाहिए। ट्रू 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 ट्रू। तो मैं जैसे कि समझ पा रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि लॉजिकल वाले तो यही सोचते हैं ना, लॉजिक क्या है, साइंस क्या है। तो थोड़ा सा अगर आप इसके पीछे की साइंस बता पाओ कि ये साइंस क्या है इसके पीछे की, कि ये कैसे हम इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी का बिहेवियर या उसका जो भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें। देखो, पहली बात तो ये कि हमारे शास्त्रों में, सामुद्रिक शास्त्र में लिखा हुआ है, पहली बात तो। फिर भी फॉरेंसिक साइंस की बात करूं तो जिनकी वजह से ये मेडिकल टर्म में आई वो है डॉक्टर हार्लर कमिंस, ओके। जिनकी बुक है पाम्स एंड मैं नाम पूरा भूल रहा हूँ, उनकी बुक बहुत अच्छी है। हार्लर कमिंस अगर डालेंगे उनके नाम, पहला नाम उसी का आएगा। ओके। तो वो उसके जनक माने जाते हैं। उससे पहले भी लोगों ने लिखा है, एक डॉक्टर फ्रांसिस गैल्टन करके भी, उन्होंने भी लिखा है। बहुत सारे बुक्स लिखी गई हैं। तो उन्होंने एस्टेब्लिश किया है कि आपके फिंगर टिप्स कैसे आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। ओके। बहुत सारी मेडिकल में डिजीज के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। बाइपोलर डिजीज हो गया, ब्रेस्ट कैंसर पे रिसर्च हुई है थ्रू फिंगर टिप्स। ओके। डाउन सिंड्रोम के केसेस को समझने के लिए इससे होता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ओके। इवन 1980s से पहले तक तो हम ब्रेन को भी एक ही मानते थे। उसके बाद एक डॉक्टर रॉजर स्पेरी आए, जिनको 1981 में स्प्लिट ब्रेन थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, जिन्होंने बताया भैया आपके ब्रेन भी 2 पार्ट में है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर। तो इस पर बहुत रिसर्च चल रही है अभी, ये कैसे बनता है, कौन सी एज में बनता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स कब बन रहा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कब बन रहा है। तो इसको समझने में मदद मिलती है थ्रू फिंगर टिप्स। तो ये बहुत कनेक्टेड है। बहुत सारी बुक्स हैं, अगर आप एक बार भी आप डालोगे ना डर्माटोग्राफिक्स तो वहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे बहुत सारे इश्यूज से लोग गुजर रहे होते हैं, सो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को कुछ इसमें इंसाइट मिले और वो लोग अपने उस इशू को ओवरकम कर पाएँ। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, या जब वो कोई काम करने जाते हैं दे आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट, नॉट श्योर अबाउट देम। सो वो अपने कॉन्फिडेंस को कैसे गेन कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड और टेक्निक? देखो, इस टेक्निक को चाहे यूज करो चाहे नहीं करो, लेकिन अगर जब आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो तो उसके बेसिकली कुछ रीजंस होते हैं। एक, मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि मेरी पावर क्या है, मेरी सेल्फ डिस्कवरी स्ट्रांग नहीं है। तो अगर मेरी सेल्फ डिस्कवरी स्ट्रांग नहीं है तो सीरियसली 15 मिनट डेली अपने साथ बैठ जाओ, अपने बारे में जानना, अपनी जर्नलिंग शुरू कर लो। जर्नलिंग से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके। नहीं तो इस तरह के थर्ड पार्टी टूल्स। कैसे जर्नलिंग कर सकते हैं? जर्नलिंग ये कर सकते हैं, जैसे आपको ये पता लगा कि यार मैं ना जब बात करने जाता हूँ ना मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है, या मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है, मैं जब कुकिंग करता हूँ ना मेरा मन शांत हो जाता है।
या मैं जब सॉन्ग सुनता हूँ ना मेरा मन एकदम शांत हो जाता है। मुझसे किसी ने एक बार आके कंधे पे हाथ रखा और इतना बोलता ना विकास यार मजा आ गया तेरे से बात करके, तो विकास एकदम की छाती फूल जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, मतलब बोला जाए तो स्वॉट एनालिसिस कर लो अपना। शॉर्ट एनालिसिस या एक्चुअल में अपने इमोशंस भी लिख दो। आप नहीं भी करो तो अपने खाली इमोशंस भी लिख दो। आपको, आपका ब्रेन बहुत स्मार्ट है, आपको सिर्फ उसको सही क्वेश्चन पूछना है। कॉन्शियस माइंड का काम है सवाल पूछना, सब कॉन्शियस माइंड का काम है आंसर देना। राइट। समस्या इस बात की हम सवाल नहीं पूछते। मैंने बोला आई एम फीलिंग सैड, हम्म। सब कॉन्शियस माइंड कहता है क्यों, क्या, क्यों, सॉरी मतलब सैड मतलब क्या, आई एम फीलिंग सैड बिकॉज मैं टाइम पे नहीं पहुंचा यार, या आई एम फीलिंग सैड या मैं गया तो मुझे अटेंड ही नहीं किया, आई एम फीलिंग सैड या मैं किसी पार्टी में था मुझे ऐसा लगा कि मेरे में वो बात ही नहीं यार, कितने लोग कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। आई एम फीलिंग सैड बिकॉज मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाता हूँ, मेरी शर्ट खराब हो गई तो मैं एकदम घबरा गया वहाँ पर। आई एम फीलिंग सैड कि किसी ने मेरे से कोई टॉपिक पे बात की और मेरे पास नॉलेज नहीं थी। तो सैड का सही इमोशन क्या है, वो कॉन्शियस माइंड का काम है। अगर अब मैंने पूछा कि यार मैं उस पार्टी में गया, उस पार्टी में जाने के बाद मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट था क्योंकि लोग मुझसे ज्यादा सक्सेस थे, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने क्या बोला, कोई बात नहीं स्किल डेवलप कर ले। दूसरा आया कि यार मैं उस पार्टी में गया और उस पार्टी के अंदर किसी ने मुझे एक पानी का ग्लास तक नहीं पूछा, इंसल्टेड फील कर रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे, ऑकवर्ड हो गया मैं। तो आपको यहाँ पे आया कि ठीक है, तो आपने वहां क्यों गए, आपको थोड़ा सा रीजन आइडेंटिफाई करना, खुद गए थे, बुलाया गया था, तो आपको पास सही रीजन आएगा। फिर एक आया कि यार मैं वहां गया ना, मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास जवाब नहीं था। आपको नॉलेज गेन करनी है तो सही क्वेश्चन पूछ लो आप, तो दैट इज कॉल्ड जर्नलिंग। राइट। जर्नलिंग का अगर आपने कॉन्शियस माइंड से सही लेबल दिए, इमोशंस दिए, तो सब कॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करेगा। तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस का इशू हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, जो अभी आप हम बैक ऑफ द स्टेज बात कर रहे थे कि उन व्यक्ति को पता है राइट कि उनकी ये उनका एरिया नहीं है। एरिया नहीं है। कैसे पता है? राइट। एक्सपीरियंस से या जर्नलिंग करके या Self, लोगों से गाइडेंस feedback मिलके, से। यार ये तेरी एक्सपर्टीज है, इस पे ज्यादा काम कर। राइट। ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आप एक्सपर्ट टूल्स की हेल्प लो। तीसरा तरीका होता है कि अगर आप अपनी हॉबीज पे काम कर लो, हॉबीज पे काम कर लो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा। जैसे हॉबीज कैसे, किसी को कुकिंग करते वक्त बहुत सारे आइडियाज आते हैं, किसी को टॉयलेट में बहुत सारे आइडियाज होते हैं। अब टॉयलेट करना हॉबी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हॉबी क्या है, आपको आइसोलेट रहने की है। जो टॉयलेट में बहुत समय निकालते हैं, एक्चुअली में वो क्या कहना चाह रहा है कि मुझे अकेले रहना है, मुझे आधा घंटा जब मैं अकेला सोच लेता हूँ, मेरे सर पे पानी गिर रहा होता है, तो मैं बहुत आइसोलेट हो जाता हूँ और मुझे किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं आता, कोई और कुछ नहीं चल रहा, तो मेरे पास क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं। तो आपको इतना पता लगे कि आपको सोलिट्यूड पसंद है, तो सोलिट्यूड की प्रैक्टिस कर लो, तो भी आ जाएगा। मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर लो, तो भी आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आप एक चैंट कर लेते हो, इसको धर्म से मत जोड़िएगा, ओम चैंट कर लेते हो, ओम चैंट से सेल्फ डिस्कवरी हो जाती है। अब लोग बोलेंगे कैसे हो जाती है? ओम चैंट से जब अ बोलते हैं, आ ओ बोलते हैं, आप बीटा लेवल पे हो। जब ऊ और म पे आते हैं, आप अल्फा और थीटा पे ट्रांस करते हो, और थीटा पे आपकी होती है सेल्फ डिस्कवरी। ये बहुत हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है ना? तो अ ओ यहाँ होता है हमारे नाभि के पास, ऊ यहाँ होता है, म यहाँ होता है, और यहाँ से ऊपर क्या है, सारा का सारा हमारा आज्ञा चक्र एंड सहस्त्रार चक्र, यानी कि ऊपर चले जाते हैं। थोड़ा सा अलग टॉपिक चला गया। तो आप ऐसे सेल्फ डिस्कवरी करते हो जब आप ऊपर की तरफ जाते हो, तो 5 मिनट का चैंट भी आपको सेल्फ डिस्कवरी करा देगा। देखो सेल्फ डिस्कवरी में एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद है मुझे, ए.आर. रहमान के लिए बोला जाता है, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करना, अलग जाएगा। ए.आर. रहमान के लिए बोला जाता है कि वो गाना लिखते नहीं है, कंपोजिंग, वो उतरती है। कहाँ से उतरती है? यूनिवर्स के अंदर सब एनर्जी है, उस एनर्जी के साथ अलाइन होने के लिए मुझे सीखना से ज्यादा जरूरी है उससे अलाइनमेंट, अलाइन होना। तो वो अलाइन बहुत फास्ट होते हैं, तो वो कंपोजिंग उतर जाती है। तो अगर आपको सेल्फ डिस्कवरी करनी है, कॉन्फिडेंस लेके आना है, सिर्फ अलाइन हो जाओ यूनिवर्स के साथ। कैसे हो सकते हैं? जैसे ओम चैंट से हो सकते हैं, ओम चैंट से कर लो आप। एक भ्रामरी बहुत अच्छा तरीका है। भ्रामरी, अगर किसी को ओवर थिंकिंग होती है, किसी को नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा होती है, एक भ्रामरी आपके बीटा को, यानी कि मन को शांत कर देती है। क्या होती है, कैसे? भ्रामरी होती है जब आप अपने सारे इनपुट एरिया को बंद कर लेते हो, लाइक दिस। ओके। करके दिखा देता हूँ। ओके। इसको बंद कर लो, ज्यादा मत जाओ कि ये बंद करना है वो बंद, सारे इनपुट एरिया, आंखें बंद, कान बंद। ओके। और आपकी जीभ अंदर की तरफ घूम जाएगी, लाइक दिस। अब इनहेल एंड नाउ एक्सहेल।
नाउ रिलैक्स। करनी आपको 11 बार चाहिए, लेकिन अगर एक काफी अच्छी वाइब्रेशन इसमें यहाँ तक आ रही यहाँ थी। सारा पूरा आपको वाइब्रेशन मिल जाता है। अगर आप अभी साथ साथ करो तो आप बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। हाँ साइंस ने रिसर्च करके बता दिया कि अगर आप एक करते हो, आप किसी भी ट्रॉमा में हो, ओके। आप क्विकली बाहर आ जाओगे। हम्म। आप जीभ ट्विस्ट कर लेते हो तो ये योगिक ब्रीदिंग में चला जाता है, केचरी मुद्रा बोलते हैं इसे। तो जितने भी आज तक योगी रहे हैं सब इसी मुद्रा में रहे हैं। इसमें भूख कम अच्छा, लगती है, टंग को पीछे की ट्विस्ट तरफ। करके ऊपर लगाना है। ट्विस्ट, ओके। आपने एक इनहेल किया, ब्रीदिंग किया, अब हमिंग साउंड निकाली, तो आप यहाँ पर पूरा वाइब्रेशन फील करते हैं। तो ब्रेन की जो आपका वेव्स निकल रही हैं, बीटा बीटा डाउन होते होते अल्फा पे आ जाता है। आपने एक बार और किया तो अल्फा अल्फा अल्फा, आप धीरे धीरे थीटा पे चले जाते हो और आप उस स्टेट में, उस ट्रांस में चले जाते हो जहां आपको उतारना आसान है, कॉन्फिडेंस लाना आसान है, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना इतना आसान है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत नहीं है। आप अगर ये कर, ऑब्वियसली ट्रेनिंग करना, पॉलिशिंग करना, टेक्निक्स बताना, टूल्स बताना जरूरी है, लेकिन उसके लिए पहले प्रिपरेशन लगती है। दिस इज द प्रिपरेशन। राइट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्फिडेंस ज़्यादातर लोगों का मैं जो देखता हूँ कि वो खोता है, उसका जो मैंने जो रीज़न पाया है वो पाया है कि उनकी जो हैबिट ऑफ कंपैरिजन होती है, दैट लीड्स टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। And behind the comparison there is the lack of self discovery. राइट, दैट्स व्हाई दे कंपेयर। Compare. भाई आप पे ये शर्ट जच रहा है, राइट, मेरे पे नहीं जच सकता, जरूरी नहीं है, मतलब लेकिन वही, मैं compare कर रहा हूँ। राइट, वही कि मछली की हाँ, काबिलियत हम पेड़ चढ़ने की उससे जज ऐसे करेंगे नहीं कर सकते। तो वो नहीं कर नहीं सकते। कर तो उससे कंपेयर ना करें, अपनी यूनिकनेस को आप सेलिब्रेट करें यूनिकनेस को तब कर पाओगे जब आपको जब आपको uniqueness पता होगी। यूनिकनेस क्या हो, आपको अपने बारे में डिटेल में पता हो। राइट। नहीं पता ना, तब सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए हमारे यहाँ पर शुरू से एक सवाल चल रहा है, हु एम आई, जिसको बोलते हैं मैं कौन हूँ, इसकी जर्नी राइट। जो भगवान बुद्ध ने जहाँ से शुरू किया था कि हु एम आई, ये जर्नी बहुत जरूरी है। तो उस जर्नी को एक्चुअली में हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया। भाई आप भी पेरेंट हैं, मेरा तो रिक्वेस्ट भी रहता है, हमें भी करना चाहिए और अपने बच्चों से करवाना चाहिए। इवन ये जर्नलिंग भी करवा लो बच्चों से, हफ्ते में एक बार ही करवा लो, या सवाल से ही पूछ लो। हम सवाल पूछते हैं स्कूल कैसा रहा, राइट। ये पूछो कि कितना मजा आया, किसी से बात करी, वो नया दोस्त बना, तो उसके पास ऐसे सवाल होने चाहिए। किस सब्जेक्ट में क्या आया वो तो उसके टीचर भी पूछ रहा है, उसके लिए आपने टीचर हायर कर रखे हैं। मैं तो कई बार बोलता हूँ, व्हाई यू वांट टू बी अ टीचर। राइट। टीचर आपने लाख रुपए फीस दे रहे हो, उसके बाद भी घर पे भी टीचर बनना है। सही बात है। उसके लिए आपने हायर कर रखे हैं ना लोग वहाँ। Right. तो सवाल सही करो। क्या 4-5 सही सवाल होने चाहिए एक पेरेंट के पहला अपने सवाल बच्चों तो से? अपने आप से भी होना चाहिए, एज अ पेरेंट भी होना चाहिए खुद का। एक, मैं अगर यहाँ आया हूँ तो एग्जैक्टली क्या इमोशन के लिए आया हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बच्चा बोलता है कि मुझे ये गाड़ी लेके दे दो, या ये मुझे आइसक्रीम खिला दो, तो आप सवाल पूछ सकते हो जब आप उसको, ठीक है आइसक्रीम खाने चलेंगे, लेकिन बता क्या होगा उससे। अब आपको लगेगा क्या होगा उससे, आप उसको वोकैब दे रहे हो। वो कहे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा क्या अच्छा लगेगा, उसका टेस्ट अच्छा लगेगा, अच्छा टेस्ट में क्या अच्छा लगेगा, मुझे स्ट्रॉबेरी टेस्ट अच्छा लगेगा, अच्छा स्ट्रॉबेरी टेस्ट में क्या फील होगा, बस मुझे ना टेस्ट में इतना मजा आएगा कि मैं उसमें खो जाऊंगा। तो जैसे जैसे आप सवाल पूछोगे उसको ये पता लगेगा, अच्छा एक सवाल के पीछे और सवाल होता है, और सवाल होता है, तो उसको आदत पड़ेगी सवाल सुनने की और सवाल पूछने की। कारण आजकल हमारे स्कूल में सवाल पूछे नहीं जाते। और आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएंगे तो आपको जान के ताज्जुब होगा, उस बच्चे को डिसिप्लिन माना जाता है जो सवाल नहीं पूछा, जो चुप रहता है। जो चुप रहता है, जो टीचर ने बोला जो मैंने कहा है वो कर ले, हाँ। तो वो अच्छा बच्चा है। हाँ। जबकि पहले क्या था, सवाल से हमारी धरती शुरू हुई है, सवाल पूछा गया तो वहां से सर्वा। अर्जुन ने महाभारत शुरू करने से पहले श्री कृष्ण को अगर ना बोला होता, या ना बताया होता, या ना पूछा होता तो मैं क्यों मारूं, हम्म, तो क्या अपन भगवत गीता लिखी होती। सही बात है। तो सवाल पूछना ही हमारी पावर है। तो सवाल पहला ये पूछना था कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या फील होगा, और उस फील को अचीव करने के लिए क्या करने वाले हो। तो अगर ये हमने क्लियर कर लिया, व्हाट हाउ एंड व्हेन, ये सारा क्लियर कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ साथ और भी कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे कि ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है। ये भी बहुत कॉमन आज की डेट में है। सोशल मीडिया के ऊपर लोग घंटों टाइम बिताते हैं। सो हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स? आई रिकमेंड कि आप अपने लेबलिंग सही कर लो। यू आर फीलिंग एंशियस, you are feeling sad, it's a broader words. If you are feeling sad, are you feeling lonely, you are feeling awkward? तो हम लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड पे बात कर ली, लेकिन ये सारा गेम कॉन्शियस माइंड का है। मेरी कॉन्शियस माइंड का
सबकॉन्शियस माइंड यानी कि मेरे वहां से वो इमोशंस आ रहे हैं कि मेरे को एंजाइटी फील हो रही है। एंजाइटी मतलब मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, तो किस चीज को लेके सोच रहा हूँ? मेरा पर्टिकुलर कोई प्लान है जो मुझे लगता है कि वो फेल हो जाएगा, या मैं इस चीज को लेके सोच रहा हूँ कि मुझे मेरा रिजल्ट, जैसे कल 10th का रिजल्ट आया, 12th का, राइट। तो उससे पहले मैंने भतीजे से मेरी बात हुई, तो बहुत टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है। तो वो फियर ऑफ किस चीज का है? फियर ऑफ रिजल्ट है ना, फियर ऑफ फेलियर। तो कितने टाइम का है? अब मैं बोलूँ मेरे को एंजाइटी हो रही है, अरे नहीं, इसको आप सही वर्ड यूज बोलो कि मुझे फियर ऑफ रिजल्ट है, मेरा अगर अच्छा नहीं है तो रिजल्ट का लेके डर है। राइट। जितना सही लेवल होगा उतनी एंजाइटी कम होगी। क्योंकि मैंने बोला एंजाइटी है, किस बड़े लेवल पे बात कर रहे हो? और मैंने बोला रिजल्ट की है तो आधे घंटे की है, 1 घंटे की। तो ब्रेन बहुत स्मार्ट है, उसको सही वर्ड दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मुझे नहीं लगता कि टफ है। आप गूगल पे जाओ, 15 तरह के इमोशंस का नाम लिखो कि 15 इमोशंस का नाम बता दो, वो नाम बता देगा। एक एंशियस होता है, एक सैडनेस होती है, उसके अंदर क्या होता है, लोनलीनेस, ऑकवर्डनेस, सॉलिट्यूड, इस तरह के पॉजिटिव इमोशंस, हैप्पीनेस में जॉय, ब्लिसफुल। तो आपको वर्ड पता लग गए, अब अपने आप को लेबल करना शुरू करो। ये सिर्फ इतनी देर का काम है। बट ये लोग टाइम निकालते नहीं इतना, मतलब पीपल आर सो बिजी, इतना ज़्यादा भागा दौड़ी में है। रात को जो आखिरी चीज़ उनके हाथ में होती है वो फ़ोन होता है, सुबह उठने के बाद पहली चीज़ जो हाथ में होती है वो फ़ोन होता है। एंड दे डोंट फाइंड टाइम, हर चीज़ के लिए टाइम है, हर चीज़ के लिए उनके पास टाइम है, बट अपने लिए टाइम नहीं है। सो हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू फाइंड आउट टाइम फॉर योर सेल्फ? If you want to achieve a flow state, if you want to achieve a peak performance, now that's in your hand, आपके हाथ में है। आप एक फॉलोअर बनना चाहते हो या एक लीडर बनना चाहते हो? फॉलोअर वो है जिनकी एकदम जिंदगी कैसे चल रही है, गाड़ी अपने आप घर लग जाती है, वो ऑफिस से निकलते हैं घर पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं लगता, उस स्टेट में चल रही है। तो नॉट, यू आर नॉट एंजॉयिंग योर लाइफ, यू आर जस्ट इन दैट स्टेट। उठे, सुबह खाए पिए, ऑफिस गए, शाम को आए, जो एक ह्यूमन स्पीसीज करती है, मीटिंग की, मोबाइल देखा, सो गए। तो उसी के लिए आया, तो फिर आप पे और बाकी स्पीसीज में कोई फर्क नहीं रह गया। दूसरा मेन काम आपका तो यही था कि आपको डिस्कवर करना था अपने आप को। राइट। पर्पस फुल लाइफ अगर नहीं है आपकी, तो पर्पस अगर आपकी लाइफ का नहीं है, तो दैट्स व्हाई देयर इज अ बिग डिफरेंस ना। 1% पूरे वर्ल्ड वाइड 1% लोग ही तो हैं जो इस वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। क्योंकि उनको पर्पस है। और 99% कौन है? दे आर जस्ट इनटू दैट फेज, भेड़ चाल में है, ठीक है ना? तो भेड़ चाल में है। तो अगर आपने अगर ट्रांस वाली अचीवमेंट नहीं की, तो आपको पता ही नहीं कितना बड़ा आनंद आप मिस कर रहे हो। राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सपोजर ले लो, थोड़ा सा ट्रैवल कर लो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, नए लोगों से मिल लो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बड़े एटीट्यूड से बोलते हो, मैं इस रेस्टोरेंट में आता हूँ, ये मेरी सीट फिक्स होती है, मैं यहीं की दाल खाता हूँ। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं मैं इसी साइड पे सोना पसंद करता हूँ। अरे तुम मूर्ख हो। तो आपने ब्रेन को ट्यून कर दिया। भी देखो, जब आप कार सीख रहे थे, आप वो एक बार फेज याद करो, जब आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? लव मैरिज है। अच्छा, जब लव मैरिज थी, जब शुरुआत में जब आपको डेट करना था, उनको मनाना था या उन्होंने आपको मनाना था, तो फेज याद करो, क्या इंटरेस्टिंग फेज था, क्या एफर्ट्स लगते थे, जो एक्साइटमेंट होता था। आज उस एक्साइटमेंट को मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन कम है, क्योंकि वो अब आपकी मसल्स मेमोरी में आ गया, आपके लिए वो रूटीन हो गया, वो आपने अचीव कर लिया। अब उसमें नयापन ना आए तो क्या बोलेंगे, यार ये चेंज हो गया यार, यही ना। तो नयापन ना आना, आप अपनी लाइफ को बोरिंग कर रहे हो। तो नयापन लाने के लिए आपको यू हैव टू एक्सप्लोर समथिंग, आपको कुछ नया ढूंढना चाहिए। नया पार्टनर मत ढूंढना भाई, ठीक है? पता लगे घर पे कभी बुलाओ नहीं चक्कर में। नया तरीके से नए रेस्टोरेंट पे जाना। इवन न्यूरोसाइंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कहती है कि अगर आप नए रेस्टोरेंट पे जाके नई कटलेरी के अंदर भी खाना खाते हो, तो ब्रेन के पास नया मैसेज आता है, नया उससे नई फीलिंग आती है, एक्साइटिंग वाली फीलिंग आती है। ब्रेन का एक ही नियम है, या तो अपग्रेड होगा या डिग्रेड होगा। डिग्रेड कब होगा? जब आप सिर्फ एक फॉलो कर रहे हो। राइट। अपग्रेड तब होगा जब रोज नया दे रहे हो। मतलब अगर एक्साइटमेंट लाना है जिंदगी के अंदर, तो नई नई जगहों को एक्सप्लोर करो, नए रेस्टोरेंट में जाओ, नया कपड़ा, नई किताबें, नई बोतल में पानी, नए दो लोगों से मिलना, नया रास्ता। आप सेम रास्ते से जा रहे हो, बेवकूफ हो, मत जाओ, आप नए रास्ते से जाओ। कभी आप राइट हैंड से लिखते हो, कभी लेफ्ट हैंड से लिखो, कभी टूथब्रश आप राइट हैंड से करते हो, कभी लेफ्ट हैंड से कर लो। नई चीजें ट्राई करो। घर पे बैठे हो तो एक ट्राई और कर सकते हो, एक आंख से ऐसे करके फोकस करके देखो। पब्लिक में मत करना भाई, पिट जाएंगे। ठीक है? तो एक आंख से देखते हैं, तो उससे भी हमारा ब्रेन को फोकस करना पड़ता है। ओके। मैंने एक आंख बंद की और मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर एक चीज को देख लिया, फिर दूसरी आंख से, तो उससे भी मेरे ब्रेन को फोकस करना पड़ता है। तो कंसंट्रेशन का जिसको इशू है, ओवर थिंकिंग का इशू है, उसमें बहुत हेल्प। माइंड के बस लास्ट पूछ रहा हूँ आपसे, काफ़ी अच्छा डिस्कशन चल रहा है। सो सारा सब कुछ बात हो रही है, ब्रेन की बात हो रही है। सो अभी अपने ब्रेन को और पावरफुल कैसे बना सकते हैं?
मुझे लगता है कि पावरफुल बनाने के लिए ना बहुत सारे तरीके हैं। अगर सिर्फ इतना सा भी हम कर लेते हैं कि हम अपने सेंसेस को पावरफुल बना लें। ओके। सेंसेस को, अच्छा हम बने किससे हैं? 5 ही चीज़ों से बने हुए हैं। हमारी 5 सेंसेस भी उसी से कनेक्टेड हैं। उन सेंसेस को डेवलप कर लो। आप लॉजिकल हो, नहीं हो, आप इमोशनल हो, नहीं हो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि सेंसेस अगर डेवलप हो गई तो आपकी गट फीलिंग डेवलप हो जाएगी। और दुनिया में बड़े से बड़े डिसीजन गट फीलिंग पे लिए गए। राइट। किसी भी आप एंटरप्रेन्योर को उठा लीजिए, किसी भी आप म्यूजिशियन को उठा लीजिए, किसी भी आप डांसर को उठा लीजिए, सब गट फीलिंग पे हुआ है। क्योंकि माइंड और गट इज कनेक्टेड। माइंड इज कनेक्टेड हो तो आप उस पर काम भी करते हैं ना। यस। गट को अगर इंप्रूव करना है और इंट्यूशन पावर को इंप्रूव करना है तो द टेक्निक इज कॉल्ड 5 4 3 2 1। ओके। द 5, आप जहां भी बैठे हैं, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मे बी आप मेट्रो में हो, मे बी आप कार में, मत कीजिएगा, बस रिक्वेस्ट है आपसे, आप कहीं मॉल में हो, किसी शॉपिंग एरिया में हो, किसी भी जगह बैठे हो, कैफेटेरिया में हो, आपने 5 ऑब्जेक्ट को देखना है। Okay. यार ये वाला ब्लू वाला फ्रेम आपने बहुत अच्छा लगाया है, ये आपने लिखा है हेलो मंडे लेट्स डू इट, ये बहुत अच्छा लगा है, तो आपने बोलना है। ओके। ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, फ्लावर पॉट लग रहा है, ये आपने बहुत सुंदर से बच्चे से लगा रखे हैं, ये वाला भी बहुत अच्छा, तो आपने नाम बोला, थैंक यू, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड। मैंने सारे इक्विपमेंट्स देखे, ये कैमरे वाले भैया बैठे हैं, तो मैंने 5 आंखों को काम दिया, ठीक है। टंग को काम दिया, ठीक तो है। मेरा टेम्पोरल लोब, मेरा ऑसिपिटल लोब दोनों काम पे लग गए, तो मेरी सेंस एक्टिवेट हो गई, तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव हुआ। फिर है 4, आप साउंड्स को सुनो जो आसपास आ रहे हैं। इस लाइट की एक साउंड आ रही है, एक एसी का साउंड आ रहा है, जब आप ऐसे करते हो तो आपकी ये मेरी रिस्ट वॉच की एसी है, राइट। मेरा कई बार हाथ लग जाता है तो उसकी एक साउंड है। राइट। इन साउंड को आपने किया तो आपका अगेन टेम्पोरल लोब एक्टिव हुआ। फिर 3 पे आ जाओ आप, 3 स्मेल को, इस रूम की एक अपनी फ्रेग्रेंस है। राइट। अच्छा, फ्रेग्रेंस का अपना रोल है। फ्रेग्रेंस देखो हमारे घरों में शुरू से थी, अगरबत्ती के फॉर्म में, लेकिन धूप के फॉर्म में, इनफैक्ट किसी हॉस्पिटल में जाओ तो आपको फ्रेग्रेंस से पता लग जाता है, किसी आप रेस्टोरेंट में जाओ फ्रेग्रेंस उसकी अलग होती है, किसी को अगर अपना सच में अगर किसी ने डीप लव किया तो उसकी वो जो फ्रेग्रेंस है बॉडी की, उस एरिया की, वो फ्रेग्रेंस याद होती है, महक याद। तो आपने अपने दिमाग को काम दिया कि मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, मैं इस जगह बैठा हूँ, तो मेरे 3 फ्रेग्रेंस मुझे महसूस करने हैं। फिर 2 आ गया टच, मैं जहाँ बैठा हूँ उसका सीट कैसा है, टेक्सचर कैसा है, तो मैंने अपने पैराइटल लोब को एक्टिव किया। एंड द लास्ट वन, व्हेनेवर यू गेट टाइम, टेस्ट समथिंग न्यू, एनी न्यू टॉफी, एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया टेस्ट करो। इवन सॉल्ट टू सॉल्ट, एक नमक से दूसरा नमक भी अलग होता है, उसको टेस्ट कर लो, तो आपकी 5 सेंसेस एक्टिवेट हो गई। 5 सेंसेस एक्टिवेट, आपके जितने भी तरह के प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जब हम ये नया कुछ नहीं करते, इनको एक्टिवेट नहीं करते, बहुत समय तक ये सबटल पड़े रहते हैं, तभी शायद ये ब्रेन पावर कम होती है या ब्रेन फॉग हो जाता है, फॉग हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर पूर हो जाती है, पुअर हो जाती है, इरिटेटिंग से हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, एनर्जी हमारी लो हो जाती है। मतलब जैसे हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत है, वैसे ही हमारे ब्रेन को सेंसरी ऑर्गन से स्टिमुलेट करने की आई थिंक जरूरत है। बहुत सही कर रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। सेंसरी ऑर्गन्स को अगर आपने स्टिमुलेट कर लिया तो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। थर्ड आई मतलब आपकी इंट्यूटिव पावर और गट फीलिंग। कोई ऐसा सवाल जो मैंने नहीं लिया है और आप कवर करना चाहते हैं? नहीं, आपके सवाल बहुत अच्छे थे और खुद आप कोच भी हैं, खुद एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो जो रेलेवेंट सवाल थे सारे लिए, और मुझे लगता है आपकी ऑडियंस को बहुत हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि गेस्ट से क्या पूछना है सबसे इम्पोर्टेंट यही है। यस, होस्ट के सही सवाल होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग अस ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। यस, मैं लास्ट एक पॉडकास्ट पे गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर कि उन्होंने मुझसे लास्ट में ये पूछा कि आपका अगर कोई मुझसे सवाल है, तो मैंने उस दिन डिसाइड किया था कि मैं भी ये ज़रूर करूँगा। नई चीज़ सीखने को मिली, तो फिर मैंने आपसे पहली बार आपसे ही पूछूंगा ये कि अगर कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हो मुझसे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछ सकता हूँ मैं? यस। आपने जब अपनी जर्नी डिसाइड की, तो क्योंकि आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, मैं जब देखता हूँ आप लोगों को, मुझे तो बहुत इंस्पायरिंग लगती है। यू बोथ ब्रदर्स आर फुली फोकस्ड, थैंक यू, एंड अटैच नहीं है उससे कि यार हमें यही काम करना है, मुझे वो जानना है। क्योंकि मैं आसपास के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वो एक बार एक काम शुरू करते हैं फिर उसी ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि उनसे वो काम छोड़ा नहीं जाता। आपने बहुत सारे पिवट्स लिए हैं, स्मार्टली लिए। यस, तो कैसे लिए, मुझे वो जानना है। बेसिकली जो गट फीलिंग वाली बात होती है ना, जो आप बोल रहे थे कि गट फीलिंग अंदर से आती है, तो काम में तो वही मज़े वाली चीज़ है। आई थिंक मुझे लगता है कि कभी भी ना मैंने ज़िंदगी के अंदर पैसे से ड्राइव होके काम को नहीं चुना। मतलब जो मज़ा जिस चीज़ में कई बार आपको आ रहा है और आपको एक और चीज़ एक्साइट कर रही है, जो बोलते हैं ना नई चीज़ ट्राई करना है, तो जैसे जैसे दुनिया बदलती है और नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं,
मेरे अंदर हमेशा से एक चीज़ रही है कि मुझे ना कोई प्रॉब्लम आती है तो क्यूरियोसिटी होती है कि इसको सॉल्व करना है। अब मैंने कोचिंग के थ्रू सॉल्व किया, मैंने ट्रेनिंग के थ्रू सॉल्व किया, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी कुछ दिखी और मुझे लगा कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैंने उससे सॉल्व किया। हेल्थ के अंदर भी, जैसे मेरी वाइफ हेल्थ कोच हैं, तो हेल्थ में जब कोई चीज़ें होती हैं तो हेल्थ के लिए भी हम काफ़ी कुछ गाइड करते हैं लोगों को, या कोई प्रोडक्ट है उसके फॉर्म में सॉल्व किया। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और एक चीज़, मतलब जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बड़ा किया, आई थिंक दे आर द पीपल हु आर बिग प्रॉब्लम सॉल्वर। एग्रीड। दे आर बिग प्रॉब्लम सॉल्वर। तो अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है और हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट एक्साइट्स। और जब वहाँ सॉल्यूशन देते हैं और उस सॉल्यूशन से जो बेसिकली रिजल्ट आता है या एक फीडबैक आता है या किसी की लाइफ इजी होती है, सो वहाँ से एक हैप्पीनेस मिलती है, एक अच्छा फील होता है, मज़ा आता है, वो एक सुकून देता है, वो एक सेटिस्फैक्शन देता है। जब तक ज़िंदगी में शुरुआत नहीं की थी तब तक लगता था कि सेटिस्फैक्शन शायद पैसे से ही मिलता होगा, बट जब ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी, कम एज में भगवान की दया से अच्छा पैसा आया, सब कुछ हुआ, तब समझ में आया कि हाँ ये तो है। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी तब तक मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन जब मेरे पास गाड़ी आ गई उसके बाद मेरा सारा एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया। जब तक उस गोल को अचीव नहीं किया था तब तक तो बहुत एक्साइटमेंट था। तब समझ में आया कि इट इज़ नॉट दी गोल जिसको अचीव करके रिजल्ट मिलता है, बट इट इज़ द प्रोसेस जिसमें मज़ा आता है। तो वो प्रोसेस मज़ेदार बना रहना चाहिए, और ऐसे ही कुछ मज़ेदार चीज़ें मिलती हैं। सो लव टू ट्राई, क्योंकि ट्राई करने से ही आपको अपने और पोटेंशियल का पता लगता है। सो दैट इज़ हाउ। बट येस, मैं बोलूँगा कि मैंने बहुत लंबे समय तक, मतलब एक काम को, मतलब सक्सेस तो सर तभी मिलेगी जब हम एक काम को लंबे समय तक करें। अगर हम चेंज करते रहेंगे तो ये भी एक, मुझे लगता है, मिथ है। लोगों को लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर लें, तो लिमिटेड चीज़ें पे फोकस करें। और हाँ, अगर कुछ नया मिल रहा है उससे आपकी एबिलिटी से मिलता जुलता, तो वही किया है सर। बाकी अभी इस सेशन के बाद आपसे भी और गाइडेंस लूँगा कि क्या और एबिलिटी है क्या। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, एबिलिटी से मिलता जुलता। तो लोग Right. कई बार क्या पिवट को समझते हैं कि एक से दूसरे नाव पे जंप कर देना। आपने Right. जंप नहीं किया। राइट जितना मुझे समझ में आया, Right. आप उसी सराउंड में आपने अपनी ब्रांचेस को थोड़ा सा Right. ओपन अप किया। राइट तो जो ब्रांच ज्यादा स्ट्रांग लगी, आपने उसको थोड़ा सा और ज्यादा नर्चर करना की कोशिश की। Am I right? राइट राइट तो वो मुझे वही ब्यूटी बहुत अच्छी लगी। वो समझ में आया कि वो द किक इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। राइट That is something rare things. राइट That is a bit difference between leadership and the followers. राइट लीडर के पास ना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है। हाँ, तो यस, मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने उन मेंटोर्स को जिनकी वजह से मेरे अंदर ये क्वालिटी आई, या जिस भी तरीके से मेरे अंदर ये चीज़ें सिचुएशन से डेवलप हुई। सो वही कोशिश करते हैं कि लोगों तक भी पहुँचाते रहें। और आज आपने उस कड़ी के अंदर जो अपना ये एक टाइम दिया है, इट्स रियली वेरी हेल्पफुल हमारी ऑडियंस के लिए भी। My pleasure. थैंक यू सो मच फॉर My pleasure. बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट। My Thank pleasure. you. Completely my pleasure. थैंक यू सर।